अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा। अच्छा, अब्दुल्ला भी इधर ही है। मैं ढूंढ रही थी कि आप इतनी दूर क्यों? वैसे हम नाराज हैं, हमने सोचा हम दूर दूर हो जाएं जरा। क्यों भाई? आपकी तो टीम बड़ी जीत रही है तो हाँ, मैंने आके सुबह सुबह वैसे इन्हें 2-4 ताने दे दिए थे कि इस्लामाबाद कल भी मैच हारा है तो माइंड ही कर गई, ऑफेंड हो गई। लेकिन लगातार 2 दिन हारा है ना, मेरा ख्याल है। हाँ, ऐसा ही हुआ है, लगातार 2 दिन ही आ रहे हैं। इससे पहले लाहौर से और कल। Why do you need to rub it in? आपको पता है बड़ा सेंसिटिव किस्म का एक इशू होता है। अच्छा, टोटल भी इतना छोटा सा बना सके, बहुत ही कम स्कोर, लो स्कोरिंग मैच था। अच्छा, छोड़ दे सब कुछ, बात करने वाली ये है कि कराची फाइनली एक मैच जीत गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जो क्लीन स्वीप ऑफ डिफीट्स था ना, उससे कराची बच गया। लाहौर की जो टीम है ना, उसमें बहुत सारी सिफात, लाहौर की टीम से आप सबसे ज्यादा पाकिस्तानी टीम के साथ रिलेट कर सकते हैं ना, जो हमारी नेशनल टीम होती है। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करें लाहौर की टीम, मतलब उनको हरा बैठी जिन्हें कोई नहीं हरा पाया था, मुल्तान सुल्तान को माशाल्लाह एक ही मैच हारे हैं और लाहौर से हारे हैं, और उनसे हार बैठी जिनसे कोई नहीं हारा था। वैसे बाय द वे, डोंट पुट लाहौर डाउन, लाहौर इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, और लाहौर के कोई जबरदस्त चांसेस बनते चले जा रहे हैं, सो यू नेवर नो। मगर आपको पता है ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर लाहौर के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है और हमारी नेशनल टीम के साथ भी जुड़ा हुआ है। मतलब जिनको कोई नहीं हरा पाया, लाहौर ने उनको हरा दिया, और जिनसे कोई नहीं हारा, लाहौर उनसे हार गया। तो ये जबरदस्त इंटरेस्ट, इसको क्या कहें, जबरदस्त कहें ना कहें, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीएसएल। दिस इज इंडीड द ब्यूटी ऑफ पीएसएल। मतलब आप शुरू में ये नहीं डिसाइड कर सकते, और इनफैक्ट शुरू में क्या डिसाइड, ये जैसे ही लाहौर आए, सारी जो सीरीज है उठ के लाहौर आई है, तो आपने देखा है बहुत सी चीजें जो हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो गई हैं। सम टीम्स हैड बीन रिटन ऑफ, कुछ टीम्स को हम कहते थे इनविंसिबल है कि कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता, तो बहुत से अपसेट्स का है या डेवलपमेंट का है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट आई थिंक लाहौर हैज बीन even more fun, मेरा ख्याल है टेन्योर फॉर पीएसएल। सो कराची और क्वेटा के फैंस जो हैं जरा मायूस हैं, आपको पता ही है, पहली चार टीमों में तो नहीं जगह। कराची को खुश होना चाहिए, एक जीत गए, वो भी लाहौर से, लाहौर में ओवर द वीकेंड। इससे बता, अगर एक ही जीतना था ना तो लेट इट बी दिस वन। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का मैच था, जिस तरह के हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे। अच्छा, क्वेटा से मुझे याद आया, वो जेम्स फॉकनर वाला मामला भी आपको पता ही है। वो उन्होंने एक इल्जाम लगाया, उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पीसीबी ने कहा आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, आपको ही हमेशा के लिए हम बैन कर देते हैं। लेकिन इनका ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद इनके डिसिप्लिन रिलेटेड मामलात और इवन इन ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट हो चुके हैं। ये कोई यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट और ये तो इस किस्म के हैं नहीं, और कभी ऐसा, ये जहाँ जाते हैं इसी किस्म की हरकतें उनकी होती हैं। लेकिन बाय द वे, आई विल गो स्टेप फर्दर, इनकी जो ये शैंडलियर में अपना ये हेलमेट और ये बैट और ये सब कुछ, बैट भी था ना, ही शुड हैव बीन अरेस्टेड फॉर दैट। ही शुड हैव बीन। ये बड़ी इज्जत से उनको जाने दिया। ये ले जी, हमने आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये हेलमेट नजर आ रही है। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन थी कि इसके स्पेयर पार्ट्स कहां मिलेंगे इस शैंडलियर के। मतलब दिस इज एन आइकॉनिक शैंडलियर, वी हैव बीन लुकिंग एट दिस शैंडलियर। जस्ट इमेजिन, प्लीज हम पे वापस आएं, और मैं आपको एक चीज छोड़ रही हूं आपको कह के कि जस्ट इमेजिन कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी और मुल्क में जाके होटल में इस किस्म की हरकत, वायलेंट हरकत की होती, तो उसके साथ क्या होता, और क्या दुनिया में बावेला मच रहा होता, और दुनिया भर का मीडिया उसके पीछे पड़ा होता। उसको राइट ऑफ, पूरी टीम को राइट ऑफ कर देते उस एक की वजह से। लेकिन नहीं, मतलब आप देखें हमने कितनी खूबसूरती से फॉकनर को, जिसको बहुत ज्यादा सजा इस चीज की होनी चाहिए थी, रेप्रिमांड करना चाहिए था, उसको कहा कि जाओ। हमने कहा चले जाएं, और ना सिर्फ ये हमारा शैंडलियर तोड़ के गए हैं, बल्कि जाते जाते इमिग्रेशन हुक्काम से मुठभेड़ भी, एज नॉट रियली मुठभेड़, लेकिन तू मैं तकरार वहां भी हुई है। मतलब क्या हो रहा था यहाँ, क्या चल रहा था, और बस जैसे मैं क्या ये वही शैंडलियर दोबारा दिखाएं, क्या ये वही शैंडलियर है जिसके नीचे से शांति प्रिया की लाश निकलेगी? ओह माय गॉड, ये वो झूमर है। नहीं, ये कोई सीन है, ये बड़ा आइकॉनिक सीन है शाहरुख खान की एक फिल्म का। अच्छा, जिसमें वो कहती है, दीपिका शांति प्रिया होती है ना बेसिकली। आई हैव नो आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आई हैव टू स्टॉप यू देयर, क्योंकि अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो आई डाउट कि किसी ज्यादा लोगों को, बहुत से लोगों को समझ आ गई होगी। ये वही झूमर है जिसके नीचे से शांति प्रिया की लाश निकलेगी। ओम शांति ओम। हाँ, मेरा ख्याल है। ओह वेल, कुछ और बात करते हैं। By the way, I was just thinking कि ये कमिंग वीकेंड जो होगा, इस पे PSL will
have finished by then. हाँ, लेकिन उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आपको पता है. I am so excited for all these political activities, you know, planned ahead by opposition parties. So उसमें भी काफी कुछ मिल जाता है आपको देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, and at the same time entertain होने के लिए भी. I am never excited about it. अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आता है. बिल्कुल opposite scene है. मुझे लगता है it's a waste of time and energy, and sometimes, in fact, come on, most of the times, it's like making a fool of the public as well. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा. मेरा ख्याल है कि किसी की इंटेंशन पे डाउट नहीं करना चाहिए. जो हालात हैं, अगर वाकयातन, अगर तो आपको लगता है कि वाकयातन ऑपोजिशन जमातें ये कोशिश आवाम के लिए कर रही हैं, अगर आपको लगता है तो आप जरूर इस मार्च का हिस्सा बने, साथ दें. किसी चीज़ का इंतजार ही करना है ना, तो छोड़े इस मार्च को. ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद जो ऑस्ट्रेलियन टीम इज कमिंग टू पाकिस्तान. नाउ दैट इज समथिंग दैट वन शुड यू नो लुक फॉरवर्ड टू. हाँ जी, वहाँ वो सर्टनली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. बाय द वे उस पे भी कल एक ट्वीट पढ़ा था वजीर मौसूफ साहब की में. खैर वो कह रहे थे जी ऑपोजिशन उसी वक्त मार्च कर रही है जब ये पिंडी में मार्च कर रही है, जब ये इतने अरसे बाद, इतने बरसों बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर होने जा रहा है पाकिस्तान का. तो सर कोई नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा ज़रा ज़्यादा करने की ज़रूरत है हुकूमत को अपने अंदर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़े बड़े अहम मौक़ों पर अपना धरना जो है वो जारी रखा हुआ था, एंड इस्लामाबाद डी चौक पर. सो वो भी आपको याद है सारा मामला. लॉट्स ऑफ गेस्ट्स इन द शो टुडे, सो लेट अस बिगिन. और पहली अपनी टॉप स्टोरी से ही शुरू करते हैं. आपको बताएं कि इमरान खान की हुकूमत बनाने में मरकजी किरदार अदा करने वाले जहांगीर तरीन का किरदार मुल्की सियासत में फिर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है. आपने बड़ी तशबीह दी थी टॉप स्टोरी में तोते से. हाँ, तो तोते में वो जान होती है ना, आपको पता है. इतनी बातें तो मुझे अलिफ लैलवी कहानी है बहुत ज्यादा. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा जी, वो अभी तक अपना सियासी ग्रुप ना सिर्फ कायम रखे हुए हैं, जहांगीर तरीन की बात हो रही है, बल्कि इजलास भी करते हैं. ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के लिए नंबर्स जमा करने में कोशां है. यही वजह है कि जहांगीर तरीन हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के लिए हॉट केक बने हैं. सो अब ये कैसा लगा आपको? हॉट केक मुझे बहुत ही मायूब लगा. बिल्कुल भी नहीं. आप ये बाय द वे दिस इज अ टर्म व्हेन समबडी इज रियली इन डिमांड एंड वांटेड, तो वो हॉट केक्स हो जाता है. बहुत टेम्पटिंग होता है क्योंकि हॉट केक शायद आई डोंट नो खबरें. अच्छा जी, केक कितना हॉट है तो पता नहीं है, लेकिन खबरें जरूर गर्म हैं. हाँ, खबरें गर्म हैं. ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी जहांगीर खान तरीन से खुफिया मुलाकात की है, लेकिन अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है. हुकूमत को यकीन है जहांगीर तरीन कहीं जाने वाले नहीं हैं. जितना मैं जहांगीर तरीन साहब को भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने भी कच्ची गोलियां जो हैं वो नहीं खेली हुई कि वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर अभी जो है वो हुकूमत गिराने की कोशिश शुरू कर दें. उनके क्या स्टेक है शहबाज शरीफ के साथ? जब कल तक तो ये सारे कहते थे चीनी चोर और सारी जो मुहिम थी PTI के ऊपर, वो तो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर बेस करके चला रहे थे. आज किस शर्म मुँह से जो है अगर वो उन्हें मिलना चाहते हैं या उनसे मदद मांग रहे हैं तो किस मुँह से मांग रहे हैं? सो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी ऐसा जो है होगा. ये भी आपने सुन लिया. और साथ ही आपको बताएं कि हुकूमती वजीरों के दावे जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान के साबिक दोस्त कुछ दिनों पहले इशारों के नायों में कह चुके हैं कि उनका जहाज कहीं भी जा सकता है. देखिए ना वो खुद क्या बातें कर रहे हैं, सुनिए जरा क्या कहा. तरीन साहब, आपके जहाज का लोग इंतजार कर रहे हैं लैंडिंग का, कि जहाज कहाँ लैंड करेगा आपका? थोड़ा और इंतजार करें. अच्छा, तो क्या बातें इन लोगों की, मतलब है कि अपने प्राइवेट जेट्स जहां लैंड करना चाहें कर क्या जाएं. बातें इन लोगों की नहीं, सिर्फ जिसके पास जहाज होता है ना वो ही इतनी, जहां रुख मोड़ना चाहे मोड़ दें. मतलब ये बड़ा इससे ये साबित हुआ कि जिसके पास जहाज होता है ना उसके पास बड़ी डिसाइसिव पावर्स होती हैं. मतलब वो हालात का रुख मोड़ने की भी सलाहियत रखता है. आपके पास जहाज होना बहुत जरूरी है. खुद को जहाज नहीं बनाना चाहिए वैसे, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन आगे बताएं. अच्छा जी, तहरीक आदम एतमाद की कोशिशों के सिलसिले में ही सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ सरदारी के दरमियान आज बाय द वे बड़ी अहम मुलाकात तय है. और हुकूमत इत्तेहादियों की जानिब से मायूसी के बाद अब ऑपोजिशन की नजरें जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ हैं, जो इस वक्त हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है. और जहांगीर तरीन अगर ऑपोजिशन के साथ जाने का फैसला कर लें तो थोड़ी सी अददी अक्सरियत रखने वाली हुकूमत का थड़न तख्ता हो सकता है. लेकिन जहांगीर तरीन ने अभी तक खुलकर अपने पत्ते वाज़े नहीं किए. लेकिन हालात बता रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में जहांगीर तरीन को ऑपोजिशन या हुकूमत किसी एक का इंतखाब लेट्स सी करना पड़ेगा. और मुझे लगता है कि अगर हवा का रुख बदल गया और जहांगीर तरीन ने फैसला कर लिया कि शायद वो ऑपोजिशन के साथ जाते हैं, तो फिर
हुकूमत इत्तेहादी भी शायद बस वक्त की बात होगी कि वो हुकूमत के साथ कितनी देर तक रहते हैं। ये हवा के रुख बदलने से भी मुझे जहाज़ ही याद आया, क्योंकि आपको पता है ना, हवा का रुख बदल जाए तो जहाज़ को भी मोड़ना पड़ता है इधर उधर, तो ये भी बड़ी एक बात है। एनीवे जी, हमारे साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा हैं सईद अकबर नवानी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। सईद अकबर नवानी साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप की तहरीक इंसाफ से शिकायत तो ऑब्वियसली रही है, लेकिन आप लोग बाज़ाब्ता पार्टी से अलग कभी नहीं हुए, तो अब अपोजिशन चाहती है कि आप तहरीक अदम एतमाद में उनका साथ दें। ये करने या ना करने का फैसला मुंतखब नुमाइंदे खुद करेंगे या बतौर ग्रुप ही फैसला होगा और तरीन साहब ही ये फैसला करेंगे, होना क्या है? मेरी ये गुजारिश है कि हम ग्रुप हैं दोस्तों का जिसने जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट किया और हम जहांगीर तरीन ग्रुप ही कहलाते हैं, लेकिन हमने कभी एज अ ग्रुप ये नहीं कहा कि हम अपनी पार्टी से अलहदा हैं या हम अपनी पार्टी के फैसले को नहीं मानेंगे। हमने पहले भी अपनी पार्टी के हर फैसले की तायद की। अब जब अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद की कोशिश कर रही है, जो हमेशा वो हमें लगता है वो नाकाम होगी, हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, पार्टी के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। ये सारा सीन है। अब ये बताइएगा लास्टली कि दूसरा मंजरनामा ये भी है सर नवानी साहब कि आप अपोजिशन का साथ ना दें और हुकूमत के साथ खड़े रहें। अब ऐसा करना है तो हुकूमत की जानिब से भी कोई मुस्बत इशारा होना चाहिए ना। आप वज़ीर आज़म आज भी जहांगीर तरीन से इज़हार ला ताल्लुक़ की किए बैठे हैं या रूठे बैठे हैं। अब इन हालात में तहरीक इंसाफ में आप लोगों का रहना मुमकिन भी रहा है क्योंकि आप लोगों की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ आप अब ये भी कह रहे हैं कि जनाब हम तो कभी अलग हुए ही नहीं हैं, हम तो बस एक ग्रुप हैं जिसे आप जहांगीर तरीन ग्रुप कह देते हैं। हमारा जो मामला था, हमने जहांगीर तरीन साहब के मामले में हमने उनको सपोर्ट किया, हमने स्टैंड लिया सॉरी, और वज़ीर आज़म ने हमारी बात तस्लीम की। जब उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी जहांगीर तरीन के हक में हुई तो उन्होंने केस विड्रा कर लिया और मतलब वो केस उनके खत्म हुए। तो लातल की होना या ना होना वो उनका अपना मैटर है, लेकिन हम उस जो जहांगीर तरीन वाले मामले में थे, हम तो उसमें जीते कि हमने अपनी जो बात मेरिट पे थी वो मनवाई और वो हमने अपना जो रिलीफ था हमने अपना लिया, और इसलिए हम पब्लिक पार्टी के भी मशकूर हैं और अब भी हम अपनी पार्टी के साथ हैं। नवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया। अभी फिलहाल तो आप अपने ही लोगों के साथ हैं एंड अच्छा वैसे कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ना इंसान की जब उसे पता हो कि वो डिसाइसिव फैक्टर है या उसके पास वो पावर्स हैं जिससे सूरत हाल बदल सकती है और मंजरनामा बदल सकता है। फिर वो भी कहते हैं आने दो, सबको मुलाकात के लिए आने दो, फिर वेटेज भी बढ़ जाती है, फिर डिमांड इन डिमांड भी होते हैं। अल्टीमेटली आपने फैसला तो वही करना है जो आपने करना है, बट यू नो कि इस टाइम पीरियड को भी लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। कहीं ऐसे ही तो नहीं हो रहा। Eyes are on तरीन साहब टू सी यू नो कि वो उनका नेक्स्ट मूव या स्टेप क्या होगा। अच्छा जी, दूसरी साइड से भी पर्सपेक्टिव लिया जाए। पीटीआई रहनुमा और वजीर जेल खाना जात फयाज चौहान हमारे साथ हैं। चौहान साहब क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। कोई और बात करने से पहले एक वजाहत बड़ी ज़रूरी है और ये बात बड़ी आम मानी जाती है कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत कायम करने में जहांगीर तरीन साहब का किरदार जो है वो मरकजी था। तो आप पहले तो ये बता दें कि इत्तेफाक करते हैं इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं 15 साल से पीटीआई में हूँ और मुझे एक एक चीज़ मेरे टिप्स पे है। 15 साल की पीटीआई की जो सियासत है और 2018 का इलेक्शन है। जहांगीर तरीन साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे और सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उनके ज़िम्मे जो जो ड्यूटी लगती रही वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देते रहे और इसमें कोई शक नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी लगाई गई, पंजाब हुकूमत बनाने से लेके वफाकी हुकूमत बनाने से लेके तंजीम साजी से लेके पार्टी की तंजीम को चलाने से लेके हर किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल जो जो एक रिक्वायरमेंट होती है एक पार्टी को चलाने की, उसमें बीइंग अ सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। इसको एक्सेप्ट करने में कौन सी कोई कबाहत है? तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ आप खैर बखूबी निभाई। एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड फाइनेंशियल जिम्मेदारियां भी उसमें शामिल थीं। अब ये बताइएगा चौहान साहब, अब आज की बात कर लेते हैं। तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया ऑपोजिशन ने, बड़ी मुलाकातें, बड़े राब्ते भी हो रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का रोल एक मरतबा फिर मरकज़ी बन चुका है, क्योंकि उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी शामिल हैं। फवाद चौधरी साहब को यकीन है कि तरीन साहब कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसे हम उम्मीद कहें या आपको लगता है कि वो पक्की खबर है उनके पास? मेरी इंफॉर्मेशन भी है कि आज से 2 दिन पहले मॉडल टाउन में मखदूम अहमद महमूद साहब की रहाइश गाह पे शहबाज शरीफ साहब के साथ की उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन आज मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ना बड़ा क्लियर कट ये बात कहूँगा। मेरा स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है बाकी पीटीआई के रहनुमाओं और बाकी पॉलिटिशियन से हट के, मैं बड़ा खुल के बात करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब को ज़िंदगी में कभी आले शरीफ और शहबाज शरीफ के दर से फैज़ नहीं मिल सकता। ये बात अपनी आप लिख लें, आप दोनों कोलीग्स भी आप लिख लें, ठीक है जी, और पूरी पाकिस्तानी कौम भी लिख ले, और जहांगीर तरीन साहब भी अगर ये देख रहे हो तो पेन कागज़ लेके जाए इसको लिख लें। शहबाज शरीफ वो शख्स है कि जिसके हाथ में कुव्वत फ़ैसला ही कोई नहीं है। मैं बड़ा मशहूर, मेरा डायलॉग है पिछले कई सालों से, मैं कई टॉक शोज़ के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में 2 पॉलिटिशियन हैं जो कुव्वत फ़ैसला से महरूम है। वो बर वक्त फ़ैसला नहीं करते, ना कर सकते हैं। एक जो निसार अली खान साहब है और एक ये शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब भी जिसके साथ बैठेंगे, अपनों के साथ बैठे, गैरों के साथ बैठे, अपने से किसी ताकतवर के साथ बैठे या अपने से किसी कमज़ोर के साथ बैठे, बात मेरी सारी समझ गए होंगे आप। जिधर भी बैठे वो बात कुछ और करके आते हैं, कमिटमेंट्स कुछ और करके आते हैं, वादे वईद कुछ और करके आते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से उठ के आते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? कि कुव्वत फ़ैसला नहीं है उनके पास, ठीक है। तो जो जहांगीर तरीन साहब डिमांड कर रहे हैं ना उनसे, अगर सपोज जो सुनाई भी दे रही है दाएं बाएं से, वो शहबाज शरीफ साहब के बस बात नहीं है। अच्छा जी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मुलाकात का तो आपने कहा आपके पास भी इत्तला है और उसकी तस्दीक कर दी है आपने कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जिसे खुफिया मुलाकात अपेरेंटली कहा जा रहा था वो भी हो गई है। लेकिन अच्छा, अब इसे मशवरा ही समझें। मुलाकात वहाँ हो रही है तो और मुलाकातें भी हो सकती हैं। फयाज साहब आपसे ये भी पूछेंगे कि तरीन साहब की इमरान खान से ऑब्वियसली दूरी किसी से ढकी छुपी नहीं है। शहजाद अकबर तो फारग हो गए तो चले कुछ दूरी कम हुई होगी डेफिनेटली, लेकिन नाराजगी ख़त्म नहीं हुई अभी फिर भी। तो अगर ऑपोजिशन ने उन्हें इंगेज कर लिया तो क्या वक्त नहीं आ गया? एंड दिस इज़ जस्ट अ क्वेश्चन वी वांट टू नो कि खान साहब भी अपने पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता बहाल कर ले, मतलब इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऑपोजिशन के लोग ये दावा भी करते पाए हैं कि तरीन साहब ही नहीं, तहरीक इंसाफ के अपने भी बहुत से मेंबर जो हैं शायद वो ये चाहते हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो ये बता दें। तरीन साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अभी भी करता हूँ, पहले भी करता था। अच्छे इंसान हैं, कभी गलती नहीं करेंगे, ये कभी नहीं गलती करेंगे। गलती करेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे, ये भी सुन लें। मैं बड़ा ओपन और ब्लंट किस्म का आदमी हूँ, ठीक है ना। कभी भी शहबाज शरीफ और आले शरीफ के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा जहांगीर तरीन साहब। ये मेरा एक छोटे भाई की हैसियत से जो है वो आपको एडवाइस है। बाकी मौज मरंगा जी, आप जो मर्जी करें, आप बाख्तियार हैं, ठीक है ना जी। वो जंगल के बादशाह हैं, वो कहते हैं ना शेर जंगल का बादशाह है, अंडे दे या बच्चे, आपकी मर्जी है, जो मर्जी फैसला करे, फैसला आपने करना है। लेकिन हालात व वाक़यात, नज़ायर और कराइन, सरकमस्टेंसेस जो बताते हैं उसमें जनाब कभी एतबार न कीजिएगा शहबाज शरीफ और आले शरीफ का। अच्छा, अब आपकी तरफ से मशवरा तो हमारे तवस्सुत से पहुंच गया, अब ये मशवरा आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। वही बात है ना, अगर अच्छे हालात और रवाबित बहाल हों तो आप ये उन्हें मशवरा खुद भी दे सकते हैं या आपके दोस्त दे सकते हैं। लास्टली चौहान साहब, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत के खिलाफ भी हुकूमत के ही लोग कुछ खड़े हो सकते हैं, ये भी इत्तलात हैं, बहुत सी चेमागोइयाँ इस सिलसिले में भी हो रही हैं। तो आपके अंदाजे में कितने लोग होंगे जो आपकी सफ़ों में अपेरेंटली तो मौजूद हैं लेकिन वक्त आने पर आपका साथ छोड़ सकते हैं? और क्या उन लोगों को आपसे यानी पंजाब हुकूमत से, बुज़दार साहब से ज़्यादा शिकवा है या इमरान खान साहब की पॉलिसियों से नाला हैं? कुछ है इंसाइट आपके पास? जनाब, आप दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप भी सुन लें और इधर हाथ रख के ना काल में इधर से सुन लें। पहली बात, कोई तरीके से बात नहीं आएगी।
इनको अभी समझ ही नहीं आ रही तरीके तो एतमाद लाने किधर है। ना शहबाज शरीफ को पता है, ना नवाज शरीफ को पता है, ना आसिफ जरदारी साहब को पता है, ना गुलाम जरदारी साहब को पता है। ये हवा में तीर चलाने लगे हुए हैं। चलो ले भी आए। एक बात याद रखिएगा, पंजाब के अंदर इनके 15 के करीब जनाब इनके मेंबर सूबाई असम्बली हैं जो हमसे पार्टी टिकट मांग रहे हैं अगले इलेक्शन के अंदर, जो इनकी लीडरशिप से मुतनफ़र है। ठीक है ना जी। ये अब शहबाज शरीफ साहब जो दर दर पे जाके जलील हो रहे हैं ना, इमरान खान साहब को दवाएं दें कि इनकी गर्दन का सरिया जो है वो निकाल दिया है। चौधरी बरादरान, मेरा बड़ा प्यार बड़ा ताल्लुक है चौधरी बरादरान से, खुसूसन चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। अंदर से चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बड़े खुश हैं कि शुक्र है इमरान खान दी वाइनल एदी ते आकड़ लथी है ना, जो इनको जो है ना क्या क्या गाली नहीं निकालते थे जो है ना। और असम्बली के जो पहले 3 महीने थे ना इसी पंजाब असम्बली के, जोश हमजा शहबाज की शह पे हमजा शहबाज खड़े होते थे और अपने कारकुनान को और अपने पार्लिमानी मेंबर्स को और अपने एमपीएस को जो जो गाली निकलवाते थे जनाब स्पीकर असम्बली मोहतरम चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, वो हमने आंखों देखी हुई हैं, हमने कानों सुनी हुई हैं। आज ये उनके पाँव पड़ रहे हैं। कभी जनाब ये जाके भुट्टो के मज़ार पे आज पिछले 3-3.5 साल से ये दुआएं कर रहे हैं। ठीक है ना जी। बेगम सफदरवान और ये सारे लोग जो है ना, कभी जनाब ये किसके पास जा रहे हैं, अभी ये परवेज़ मुशर्रफ के पास भी जाएंगे और एंड पे आके इसी शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब के कदमों में आके गिरना है, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि जो आपके रमज़ान शुगर मिल और इस तरह के एक दूसरा रेफरेंस में ये जो कुड़की के अंदर आ गया है ना नैब की और FIA की, इससे ये बचते नज़र नहीं आ रहे। तो जनाब मैं नहीं समझता कि कोई तहरीक अदम एतमाद पहली चीज़ आएगी। अगर तहरीक अदम एतमाद आ गई तो जनाब उल्टा इंशाल्लाह पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका फयाज चौहान साहब। आप कह रहे हैं जी आप नहीं समझते कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, लेट्स सी, ये तो वक्त बताएगा। और आपने कहा जनाब अदालती खैर मामलात को तो अदालत पे ही रहने दें, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं डिसाइड होते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया चौहान साहब। लेकिन ये तो हुआ कि शहबाज शरीफ खुद चलकर चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह गए और 14 साल बाद गालिबन ये विजिट हुआ। और चौहान साहब का तो ये भी कहना है कि अभी वो रुके नहीं, अभी उन्होंने बहुत जगह और भी जाना है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा जी, जल्दी से आपको जरा जल्दी से मैं आपको बता दूं बताएं कि PSL 7 के प्लेऑफ मरहले के लिए टॉप 4 टीमें जो हैं वो फाइनल हो गई हैं। ये मैंने बताना था। और जिसमें क्या क्या है जी, मुल्तान सुल्तान जो हैं वो इवेंट में 10 में से 9 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और जैसे एक टीम ने मुल्तान सुल्तान को हराया वो थी लाहौर कलंदर्स। We do know that. You don't have to keep repeating it, which is by the way commendable। जो कोई और कुछ ना कर सका वो लाहौर कलंदर्स से कर दिया। मुल्तान सुल्तान से कल शिकस्त के बावजूद 8 पॉइंट्स के साथ जो है वो बेहतरीन रन रेट पर इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ मरहले में पहुंच गई है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का बता दें, कोयटा ग्लैडिएटर्स जनाब 8 पॉइंट्स होने के बावजूद रन रेट की बुनियाद पर इवेंट से बाहर हो गई है। सो फर्स्ट टॉप में है मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो ये सारी सूरत हाल है। और लाहौर कलंदर भी बड़ी पुरएतमाद है और मुल्तान सुल्तान तो बड़ी अनबीटेबल ही रही है। सो हम लाहौर कलंदर की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। तो हारिस, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि लाइक एवरीबडी एल्स इन पाकिस्तान वी हैव ऑल्सो बीन योर फैन, हम भी आपके फ़ैन हैं, बद्दा हैं। और लाहौर कलंदर्स जो है वो 6 एडिशंस में टाइटल नहीं जीती है, लेकिन लगता ये है, उम्मीद भी हमें है कि इस बार जिस तरह से चल रहे हैं तो ट्रैक पर आ गई है गाड़ी और प्ले ऑफ तक पहुंच भी गए हैं। तो बताइए, पिछली दफ़ा या पिछली 6 दफ़ा से इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल, देखें जिस तरह पिछले 6 एडिशंस गुजर चुके हैं और टाइटल तो नहीं जीत सके, पर मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर के जितने फैंस हैं उनके दिल ज़रूर जीते हम लोगों ने। और जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान में वर्क करते हैं प्लेड बॉलिंग प्रोग्राम के थ्रू और नए लड़के लेकर आते हैं, मेरे ख्याल से यही जीत है हमारी एज अ कलंदर्स होने के नाते। और बिल्कुल जो इस दफ़ा का जो PSL 7 हमारा जिस तरह जा रहा है, जिस तरह एक टीम ने मोमेंटम पकड़ा हुआ है, कोशिश करेंगे कि इसी मोमेंटम को जारी रखें और बाकी जितने मैचेस हैं इसी तरह परफॉर्म करते रहें, एज अ टीम खेलें। और जिस तरह एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, एक दूसरे पे बिलीव है प्लेयर्स को, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ। और जिस तरह कप्तान शाहीन जिस तरह कप्तानी कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर और उसकी जिस तरह की वो चेंजिंग करता है बॉलिंग के अंदर, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ टीम। और कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा PSL 7 को हम जीतें। तो ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, नो डाउट अबाउट दैट एक्चुअली। अच्छा, हारिस साहब से ये भी पूछना चाहते हैं कि टूर्नामेंट फेवरेट में लाहौर कलंदर के साथ ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान का भी नाम आता है, इसके अलावा कौन सी टीम है जो आपकी नज़र में ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है?
देखिए, PSL एक बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, और तमाम टीमें एक बैलेंस टीमें होती हैं, एक दूसरे को जिस तरह जारी बात है एक टफ टाइम देना पड़ता है। और जिस तरह अभी मुल्तान सुल्तान और हमारी टीम जिस टेबल्स के अंदर टॉप पर है, बट जिस तरह बाकी टीम्स खेल रही हैं, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी है, वो मेरे ख्याल से एक अच्छी जिस तरह लास्ट मैच वो तीनों मैच जीते हैं, और वो एक है टीम जिसके साथ अच्छा मुकाबला हो सकता है, वो टफ टाइम दे सकती है। अच्छा हारिस, आई नो आप लोगों को ज़रा आपका स्केड्यूल टाइट है, आपको जाना भी होगा, लेकिन लास्टली फास्ट बॉलर्स वैसे तो थोड़े ज़रा इमोशनल होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, थोड़ा जज्बाती होना बनता भी है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में सभी खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश भी हैं। तो क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, या फिर ये बायोसिक्योर बबल और इसमें रहना भी बड़ा मुश्किल है, और कोरोना पाबंदियों का गुस्सा भी टाइम्स ऐसा लगता है कि ग्राउंड में निकल रहा है? देखें, एज अ बॉलर एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं तो स्टार्ट से जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ और इस तरह ही खेल रहा हूँ, अपना एग्रेशन शो करता हूँ ग्राउंड के अंदर, और उसी की वजह से मुझे एनर्जी मिलती है। और बाकी प्लेयर्स भी जिस तरह अब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उस तरह के एग्रेशन ग्राउंड के अंदर दिखाते हैं, तो काफ़ी लोग भी जो जितने भी फैंस हैं क्रिकेट के, वो इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। और बाकी जिस तरह कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बबल में रह रहे हैं, और पिछले 2.5-3 साल से जिस तरह मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और बबल में ही खेल रहा हूँ, और ये एज अ प्रोफेशनल आपको ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और एज अ क्रिकेट के लिए आपके लिए जिस तरह सिक्योरिटी के लिए या आप अपनी सेफ्टी के लिए जिस तरह की जो वायरस कोरोना का उसकी वजह से जिस तरह बबल है, तो ये सारी चीज़ें रूल्स जितने भी हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि हम इसकी बबल की वजह से या इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं, और ये तो एज अ प्रोफेशनल ये सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। हारिस, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की, और डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स पर्सन का कमाल ही ये है, और ख़ासतौर पे आजकल इतना चैलेंजिंग है कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में रहें, जिस तरह आप बबल का जिक्र कर रहे हैं, और फिर भी परफॉर्म ज़बरदस्त करें, आउट परफॉर्म भी करें दूसरों को। ये भी बहुत बड़ी बात है। गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस एंड द इवेंट फाइनल इंशाल्लाह। और आपको बताएं कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, और ख़ास तौर पे एक जगह हम आपकी ज़रा तवज्जो लाएंगे। सहाफ़ी अतर मतीन की शहादत पर आवाज़ें उठी, लेकिन सिंध सरकार नहीं जागी, और हफ्ते की रात क्या हुआ? हफ्ते की रात साल की सबसे बड़ी वारदात हुई। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले कॉजवे पर दर्जन भर मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर 100 से ज़ायद अफराद को लूट लिया। साल के इब्तदाई 50 दिनों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों सहाफ़ी और पुलिस एहलकार समेत 13 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 80 जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। सीनियर सहाफ़ी कराची जियो न्यूज़ से वाबस्ता तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई, मतलब चल क्या रहा है? 100 ये रुकावटें बाकायदा खड़ी करके, ट्रैफिक जाम एक क्रिएट करके, ऑर्गेनाइज तरीके से 100 गाड़ियों को लूटते हैं। इसमें कोई 15 को कॉल नहीं करता, कुछ नहीं होता इस दौरान, और कोई नहीं पहुंचता इनकी मदद के लिए। देखें, इसमें बड़ी बुनियादी चीज़ है कि पुलिस की जिम्मेदारी है, और लेकिन ये अगर लोग इतनी बड़ी तादाद में जो कल हुआ है, ये वो एरिया है जहाँ पर पुलिस की पिकटिंग थी, जहाँ पे पहले चेक पोस्ट थी और दोनों तरफ मोबाइल खड़ी होती थी। इस रास्ते पे तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर कल जो वारदात हुई है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि आवाम का एतमाद इदारों पर से उठ गया है। किसी ने भी सिंगल कंप्लेन नहीं की पुलिस को, और उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पे चंद वीडियोस आई, उसके ज़रिए ये पता चला कि यहाँ पर ये वारदात हो गई है, जबकि न पुलिस ने इन्फॉर्म किया, न पुलिस ने ये जहमत की कि जाकर उस मामले की जांच पड़ताल की जाए और किसी को उसके दायरा का कोई हेल्प ली जाए। कोई अगर वहाँ CCTV कैमरा आसपास जो वहाँ से उतरने के बाद फैक्ट्रियों पे लगे हुए हैं, उनसे कोई मदद ली जाए, ऐसी कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई है। और दूसरी तरफ हम कराची में देख रहे हैं जो इतनी बड़ी तादाद में एकदम से स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है। आप ये देखें कि रेंजर्स के पास पुलिस जैसे इख्तियारात हैं, रेंजर्स क्या कर रही है, रेंजर्स इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पुलिस की जो अपनी इंटेलिजेंस है, इतना बड़ा नेटवर्क है, पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है वो क्या कर रही है? क्यों पुलिस का गश्त जो है वो हमें नज़र नहीं आता? क्यों वो जो स्क्वाड बनाए गए थे, स्पेशल एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड बनाए गए थे, वो कहाँ गए? इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको मोटरसाइकिलें लेकर दी थी उन एरियाज़ के लिए, आपने आपके पास जो हसास इलाके हैं, आपने उन इलाकों के अंदर गश्त को क्यों नहीं बढ़ाया? और ये तो
तो है ही हसास इलाका। अच्छा, लेकिन जो पहले पिकेट जो आप कह रहे हैं मोबाइल्स होती थी उन एरिया में, और एक्चुअली वो सारे जो वहाँ से गुजरते हैं उनको पता भी है, वो कहाँ गई, वो किस अरेंजमेंट से वो हटाई गई? देखें, ये एक बड़ा सवाल या निशान है और इस पर लोगों का जो अदम एतमाद आ रहा है वो यही है। और अगर हम आम लोगों के अल्फाज सुनते हैं तो ये वो यहाँ तक कहते हैं कि अब ये मिली भगत का मामला है, पुलिस में मौजूद काली भेड़ें हैं वो इन जराइम पेशा अफराद से मिली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हम अगर डिसीजन देखते हैं पिछले, तो जिसमें पुलिस में जराइम पेशा अफराद के बारे में अदालत का फैसला आया था कि इनको आप जराइम पेशा अफराद को पुलिस से बिल्कुल फारिग करें और जो भी भर्ती किए जाएँ उनके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, उनका नफ्सियाती टेस्ट होना चाहिए, उनकी सारी चीज़ें, वो चीज़ें अब हमें नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही पुलिस में सियासी मुदाखलत ख़त्म करने का कहा सुप्रीम कोर्ट ने। कराची वायलेंस केस के अंदर सियासी मुदाखलत की बुनियाद पर बहुत सारे ऐसे अफसरान तैनात किए जाते हैं जो कि बाकायदा इस तरह से काम करते हैं और वो माफिया का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि क्या ही है दुनिया में। आप देखें, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, ऑन अ सैटरडे नाइट, एक वीकेंड वाले दिन ऑर्गेनाइज तरीके से 100 गाड़ियां लूट ली जाती हैं और किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब एक हंगामा मच जाना चाहिए था, एक इमरजेंसी की सूरत हाल होनी चाहिए थी इस वक्त। अफसोसनाक बात है कि कोई कंप्लेन भी नहीं करता। हाँ, कोई कंप्लेन नहीं करता, बिकॉज आप लोगों का एतमाद देख लेना कितना अभी बाकी बचा है पुलिस पर। अच्छा, सहाफ़ी अतहर मतीन वाले मामले का क्या हुआ? क्या सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी हैं? वो लिटरली किसी और की जान बचा रहे थे, किसी और को लुटने से बचा रहे थे और उसमें इनकी अपनी जान चली गई। कुछ पता लग सका, कोई सुराग लग सका, कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, कोई गिरफ्तारी? देखें, अतहर मतीन ने जो एक बहादुर लोग करते हैं उस तरह से उसने उन क्रिमिनल्स को हिट किया और हिट करने के बाद दोबारा हिट करने की कोशिश में वो गोली का निशाना बन गए। पुलिस की अब तक की जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक जो CCPO कराची हैं उनका कहना है कि हम काफ़ी हद तक करीब पहुंच गए। बाकी दीगर इदारे भी जो इसमें शामिल हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उनका ये कहना है कि वो बड़ी हद तक इसमें जो बिल्कुल जो इससे करीब तरीन पहुंच चुके हैं उन लोगों के जो इसमें शामिल हैं। लेकिन अभी वो इस चीज़ को डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाए। चलें, होपफुली ये जल्द ऑपरेशन कंप्लीट हो। हमें बताने का, एंड ऑफ कोर्स जैसे ही हमारे पास ज़्यादा अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग दैट फील्ड। अच्छा, बात ये कि बहुत से टॉपिक्स हम टीवी पे नहीं कर सकते, हम आपके दिल की दर्द समझते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आप सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें ना करें, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं है कि कुछ पता नहीं है जनाब। पीका एक्ट में तरमीम के बाद तो और ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया है। टैग करके तो कुछ ना लिखा करें प्लीज, ऐसे ही सारे मिलके फंसेंगे। अब वाकई क्योंकि अब बगैर वारंट की गिरफ्तारी भी हो सकती है, सजा भी बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दी गई है, वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। सो कोई भी नुमाइंदा हो या गार्डियन हो या शख्स हो, वो खुद शिकायत दर्ज करा सकता है और किसी को कोई भी बात भी बुरी लग सकती है और कोई सच को झूठ भी कह सकता है कि जनाब आपने तो सच ही बोला हो, लेकिन वो कह दे कि जनाब ये झूठ है। तो अब सब कुछ काबिल गिरफ्त ऐसा लग रहा है कि बना दिया गया है, इसलिए अब तो और ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए। और बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं, आपको पता सोशल मीडिया पे तो विदाउट वेरिफिकेशन बहुत कुछ चीज़ें लिखी भी जाती हैं और समटाइम्स विद वेरिफिकेशन एज वेल। इन बोथ द केसेस यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनका नाम याद रखा है। क्या था? लाल वार्ड, LALRINSANGA, लाल रिंग संगा को बड़ा मोहतात रहना चाहिए, बिकॉज हमारे जो बॉक्सर्स हैं ना, दे आर टू गुड। ये तो अब दुनिया भी मान गई है। अच्छा, और मोहतात तो हम सबको ही रहना चाहिए। पीका एक्ट में तरमीम के बाद मोहतात तो हर इंसान को रहना चाहिए, हर शहरी को रहना चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि बस हालचाल ही पूछने तक महदूद हो जाए। ये भी बहुत ज़्यादा कह दिया बाय द वे, ये भी मोहतात रहे जितना आप कह रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी हैं तो शुरू कर देते हैं। और एक बात जो हम एक्चुअली कुछ देर से करना चाह रहे थे, कल इतवार था, आपको पता है कि मुल्क भर में हफ्तावार तातील थी और इसी दिन हुकूमत ने 2 बड़े अहम ऑर्डिनेंस जो हैं वो जारी कर दिए हैं और इनमें से एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, जिसके तहत तमाम असेंबलियों, सेनेट और मकामी हुकूमतों के अहदेदार जो हैं, यानी तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर जो हैं, वो अब इलेक्शन मुहिम में खुलकर हिस्सा ले सकेंगे। और इस ऑर्डिनेंस से वज़ीर आज़म के बज़ात खुद बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम चलाने का रास्ता भी साफ हो गया है। ये एक हो गया। दूसरा ऑर्डिनेंस है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, पीका एक्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, उस पर तरमीम का किया है, जिसके तहत अब किसी शख्स या इदारे के तशख़्ख़ुस पर हमला
काबिले दस्त अंदाजी जुर्म बन गया है और सज़ा भी सख्त हो गई है। ट्रायल भी 6 माह में निमट जाएगा। तो हर चीज़ इसकी ज़रा तेज़ कर दी है। ऑर्डिनेंस और आज़ाद मुबसरीन इस ऑर्डिनेंस को आज़ादी इजहार राय पर बंदिश की कोशिश और जमहूरी रवायत के खिलाफ करार दे रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि मौजूदा ऑर्डिनेंस की हिमायत करने वाले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी कल तक ऐसी कानून साजी के खिलाफ थे और अब उनके ये सब कुछ हो गया। अच्छा, साथ में ये भी आपको बता दें कि कंदील बलोच का कातिल रिहा हो चुका, लेकिन रियासत मदीना मुंह तो देखती रही। जब हमने फवाद चौधरी साहब से इस पर बात की थी तो उन्होंने 2/3 अक्सरियत याद कराई थी और हमें बड़े पुरजोर अंदाज में कहा था कि साहब तैयारी के साथ आया करें। जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है और जहां ना ही जजेस की जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है उसको जो है वो मैटर कर रही है, ना ही जो नीचे से ऊपर तक जो जजेस की एलिवेशन है उसमें अकाउंटेबिलिटी जो है कोई रह गई है। लिहाजा जजेस के जो गलत अप्रोच है उसको रेक्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए उसके लिए 2/3 अमेंडमेंट चाहिए। ये अभी जो अब्दुल्ला तकरीर कर रहे थे कि हुकूमत को शर्मिंदा होना चाहिए और ये वो इसलिए कर रहे थे कि उनको पता ही नहीं है कि किसने क्या करना है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चौधरी साहब हो तो सब कुछ सकता है। अगर आप अपनी मर्जी के तमाम कवानीन, ऑर्डिनेंसेस और तरामीम पास करा सकते हैं तो अवामी मफाद के लिए भी सब कुछ करा सकते हैं। इतवार के ऑर्डिनेंसेस से पहले इसी माह ओगरा की खुद मुख्तारी, स्टेट बैंक मिल, सीपेक अथॉरिटी कवानीन में तब्दीलियां भी मुखालफत के बावजूद मंजूर करवा ली गईं। गुज़श्ता माह खूब शोर शराबे के बावजूद मिनी बजट भी आ गया, पास भी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए कानून साजी भी हो गई और एक दिन में 33 बिल पास कराए गए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी पार्लियामेंट ने ओके कर दिया। हुकूमत अब तक हर वो कानून और ऑर्डिनेंस लाई है जो उसे सूट करता है, लेकिन जहां अवाम के मफाद या कानून साजी की बात आती है वहां हुकूमत को 2/3 अक्सरियत ना होने का बहाना याद आ जाता है। अब सवाल यह है कि अगर ऑर्डिनेंस से ही कानून साजी होनी है तो पार्लियामेंट की सर्टनली फिर क्या अहमियत रह जाती है। अच्छा, देयर इज़ अ लॉट टू थिंक अबाउट दैट बाय द वे। आई होप पीपल सी और फिर एक दफ़ा फिर हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आप अपनी इजहार का राय जो है ना खुले अंदाज में जिस तरह हम पहले करते रहे हैं प्लीज़ मत कीजिएगा सोशल मीडिया पे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये सोचने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं इधर कि जब कोई काम होना होता है तो फिर अक्सरियत की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब हो जाता है, जो सब हो जाता है। लेकिन अगर कोई काम नहीं करना होता तो फिर यहाँ टेलीविज़न पर आकर लेक्चर दिए जाते हैं कि हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि जो दूसरों को लेक्चर देते हैं कि तैयारी करके आया करें, वो ज़रा दोस्तों से पूछ लें, रुफ़क़ा से बात कर लें, अपने पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तो शनीद कर लें और थोड़ा सा पढ़ लें तो उन्हें मालूम हो जाएगा। और मेरा ख्याल है याददाश्त तो इतनी कमज़ोर होगी नहीं कि कौन कौन से कवानीन जो हुकूमत को सूट करते हैं वो तरामीम पास कराई गई, वो एक्ट्स आ गए, वो ऑर्डिनेंसेस की सूरत में सब कुछ लागू कर दिया गया। लेकिन आपको पता है ऑर्डिनेंस टाइम बाउंड होता है। हाँ, सर्टेनली टाइम बाउंड होता है। वो भी एक देखने वाली सूरत होगी कि जब लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ होता है, जो कुछ करना है ना, वो हो जाता है। हो ही जाता है। अच्छा जी, एक और बात जिसमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा कि मलका बरतानिया मलका एलिज़ाबेथ का दोबारा कोविड टेस्ट जो है, कोरोना टेस्ट है, वो मुस्बत आ गया है और बकिंगम पैलेस के मुताबिक 95 साला मलका एलिज़ाबेथ जो है वो ज़ुकाम जैसी मामूली अलालत में की शिकार हैं और उनकी मजमूई सेहत जो है वो ठीक है। सो शी इज़ फाइन, बट उनका कोविड पॉजिटिव हुआ है उनका टेस्ट। और शी इज़ 95 years old by the way, and mashallah even at 95 she is active by the way. In fact she still continues to, उन्होंने कह दिया मैं अभी भी अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं वो। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये थ्रू आउट ये सारा जब कोविड स्टार्ट हुआ है तो ये क्वीन एलिज़ाबेथ जो है ये वैसे अपने घर से निकली नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि कोविड पहुंच जाता है। कहीं गई नहीं थी बीच में वैसे थोड़ा सा मेरा मुझे याद है। नहीं आया, मेरा ख्याल है शी हैज अपीयर्ड एट अ पब्लिक गैदरिंग इससे पहले इस दौरान। 3 साल से घर में थोड़ी कैद हैं, उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस हुई हैं। अच्छा चलिए जी, बॉटम लाइन ये है कि एहतियात करें, मतलब कि किसी को भी हो सकता है और फिर आपको पता है कि ये ख़ास तौर पे जो एक सर्टेन एज के लोग जो हैं वो ज़रा ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मूविंग ऑन।
सर्टनली, लेकिन एक फिगर बता दूं आपको क्विकली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड के गुज़श्ता 24 घंटों में 31 अफराद इंतकाल कर गए हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस। ये वबा अब भी हम सब में मौजूद है। 1360 नए केसेस इन द पास्ट 24 आवर्स, और साथ ही आपको पॉजिटिविटी रेट जो आपको याद है ना कि कितना 20s में और क्रॉस कर गया, 30-40 में भी पहुंच गया था, वो अब इस वक्त वी स्टैंड एट 3.26। अच्छा, और आने वाले दिनों में ये जो बूस्टर शॉट है ये भी मैंडेटरी हो जाएगा, ऐसी इत्तलात हैं। सुबह में खबर पड़ रहा था एक अखबार में कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो बूस्टर शॉट है, जो अभी तो प्रॉब्ली आपने शायद नहीं लगाया होगा या बहुत सोने लगवा लिया है, या आने वाले दिनों में जिस तरह वैक्सीन कराना मैंडेटरी है, इसी तरह बूस्टर शॉट लगाना भी लाजिम हो जाएगा सबके लिए। अच्छा जी, साबिक़ कप्तान और सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम के नाम एक और एजाज़ जो है वो उनको मिल गया है। वसीम अकरम बाज़ाब्ता PCB हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए हैं, और कल बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग सी एक छोटी सी तकरीब भी हुई इसके हवाले से। ICC हॉल ऑफ फेम के रुकन और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर जो हैं सर विविन रिचर्ड्स ने वसीम अकरम को एजाज़ी कैप और प्लैक जो है वो पेश की, और वसीम अकरम ने कहा कि इस एजाज़ को अपने होम वेन्यू पर वसूल करने पर फ़ख्र है। ऑब्वियसली लाहौर शहर में जी, ही इज़ फ्राम लाहौर, और बड़ी फ़ख्रिया वो बताते भी हैं और अपने किस्से मज़ंग के काफ़ी रिपीट करते हैं। इनफैक्ट कल ये लेते हुए भी, एजाज़ लेते हुए भी वो मेंशन कर रहे थे कि वो ख़ुद कितने बड़े फ़ैन थे सर विव के, और उनसे ये प्लैक मिलना इज़ वेरी बिग ऑनर फॉर हिम। सो इट इज़ इंडीड वेरी बिग ऑनर। और अच्छा, अब ये भी एक, इसके लिए भी एक अजब कॉन्फिडेंस चाहिए आगे बढ़ते हुए। मैं बताऊं कि मतलब इंसान, मैं आपकी खुद ही तारीफ़ करना शुरू कर दूं और मैं आपको कहना शुरू कर दूं कि जनाब हम तो दुनिया का बेहतरीन शो करते हैं। भाई बात तो तब है जब आप लोग ये तारीफ़ करें और हमें दूसरे लोगों से फीडबैक आए। कितने मायूब लगेंगे ना हम पब्लिकली ये कह रहे हूँ कि नंबर वन मुझे पता है आप क्या बात मायूब लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, लेकिन प्लीज बताएं ना कि कौन मुंह मियां बिट्ठू बनना नहीं चाहिए। बहुत ही अजीब लगती है बात, अजीब बात लगती है, लेकिन इससे कोई रुकता नहीं है। जिसने करना होता है वो बिल्कुल करते हैं। और अभी हमारे पास एक लेटेस्ट एग्जांपल है जो हम आपको बता देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर BRT मंसूबा अवार्ड याफ्ता हो गया है। बैनुल अक़वामी गोल्ड स्टैंडर्ड अवार्ड जो है वो मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बड़ी खुश है। लेकिन ये पार्ट आपने बतानी है क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन साथ ही छोटा सा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा तनाज़ा सामने आया है। मालूम हुआ है कि BRT को अवार्ड उसी इदारे ने दिया है जो खुद मंसूबे का ठेकेदार है। पॉज दिया जाए इस बात पे, मतलब कि वो एक मुझे याद नहीं आ रहा, वो कुछ रेवड़ियों से लेना एक मुहावरा भी होता है, मेरी अम्मी बड़ा यूज़ करती हैं। अंधा अपनों में रेवड़ियां को बांटता है। ये वही बताओ सही बैठा है कि नहीं? बिल्कुल बैठा है। बहरहाल इसकी हकीकत तो आने वाले वक्त में सामने आ जाएगी। तो हम कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अवार्ड एक नामुकम्मल मंसूबे को दिया गया है जो जून 2022 तक मुकम्मल होना है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि पेशावर BRT इंतहाई कामयाब मंसूबा, इंतहाई एक होता है कामयाब, एक होता है इंतहाई कामयाब। हाँ, टू मच हो गया है, छत फाड़ दी है इसने कामयाबियों के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली देखा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी और शहर में इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेरे गौर नहीं। तो ये इतना ही अगर सक्सेसफुल मॉडल था तो जिसको रेप्लिकेट करें जल्दी जल्दी। सूबाई हुकूमत से गुजारिश है कि पेशावर BRT का तजुर्बा जो है वो कामयाब हो ही गया है, तो इस मंसूबे को मज़ीद शहरों तक भी फैलाया जाए। ऑब्वियसली विच एक्चुअली आई मीन इसमें कोई तंज नहीं है, ये डेफिनेटली इट नीड्स टू बी डन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है और अगर इतना सक्सेसफुल मॉडल बन जाए, डू इट अगेन। बट इतने आबाद, मतलब पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में आई वंडर और कहाँ हो सकता है? ये पेशावर ही है सबसे बड़ा शहर। अब नहीं तो छोटे और भी हैं तो कहीं लेके जाए ना इधर उधर। मतलब BRT तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी फीजिबल, सूटेबल। खैर हम इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर खान साहब और स्पोक्स पर्सन है BRT पेशावर के। खान साहब शुक्रिया। खान साहब, BRT को एक बड़ा अवार्ड मिला है, कंग्रेचुलेशंस। जिसके साथ ही ये इत्तलात भी आ गई हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड का अवार्ड देने वाली BRT कि खुद ही अपनी ठेकेदार कंपनी है। तो सर प्लीज़ हमें ज़रा क्लैरिफाई कर दें, ऐसा ही है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, BRT पेशावर को सबसे पहला जो अवार्ड मिला वो अक़वाम मुत्तहिदा बराए ख़वातीन की जानिब से ख़वातीन को बेहतरीन सफरी सहूलत देने पर मिला। उसके बाद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2022, उसमें BRT पेशावर को एजाज़ी तस्करा हासिल हुआ, जिसके बाद BRT पेशावर दुनिया में सफ़े अव्वल की जो है वो BRT में शामिल हो गई। उसके बाद BRT को गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस का दर्जा मिला, जो कि BRT इंटरनेशनल BRT टेक्निकल स्टैंडर्ड कमेटी की जानिब से दिया गया, जिसके मेम्बरान में बहुत सारे अदारे, वर्ल्ड बैंक,
एजुकेशन डेवलपमेंट बैंक समेत बहुत सारे अदारे हैं जिसकी जानिब से BRT पेशावर को तमाम तर जाँच पड़ताल के बाद और उनके मेंबरान के BRT पेशावर में मुख्तलिफ औकात में खुद सफ़र करके और लोगों से तासुरात लेने के बाद जो है वो दर्जा BRT पेशावर को गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें तमाम जो BRT में काम करने वाले अफसरान हैं, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, मुलाजमीन, सर्विस प्रोवाइडर्स का बहुत बड़ा किरदार है, पेशावर के लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। और जब इस तरह की कामयाबी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हासिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके साथ साथ इस तरह की गैर मुसद्दिका अफवाहें जो है वह ज़रूर गर्दिश करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इसी तरह से जो है BRT की सर्विस को जारी और साई रखेंगे ताकि लोगों को इससे और मजीद जो है हम बेहतरी की तरफ जाएं और बेहतर सफरी सहूलत जो है वो हम दे सकें। चलिए ठीक है, बिल्कुल। उमर ये भी बताइएगा कि जिस तरह साबित किया जा रहा है कि पेशावर BRT एक ज़बरदस्त मंसूबा है, तो फिर इसे मुकम्मल भी कर लेना चाहिए। मतलब हम ज़रा कंसर्न है, हमने कहा आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ ऑब्वियसली बड़ी चीज़ों के वादे थे, जैसे शॉपिंग प्लाजा वगैरह भी बनना था, तो वो कब तक होगा? BRT पेशावर बेहतरीन बिलाशुबा जो है कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है। गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके साथ जो मुंसलिक जो पार्क एंड राइड प्लाजाज हैं, कमर्शियल प्लाजा हैं, वो ज़ेर तामीर हैं। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर काम कर रही है, दिन रात काम हो रहा है और मैं आपको बताऊं कि रवां साल के पहली या दूसरी सरमाही में वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव BRT पेशावर का था कि हम बेहतरीन, आसान और सस्ती तरीन जो है वो सफरी रसाई लोगों को मुहैया कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए हैं और अब तक 7 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें सफ़र किया। एक बहुत बड़ा सफरी दादुशुमार है। बिलाशुबा कामयाबी मंजालिब अल्लाह ही होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता चलूँ जिस तरह की सर्विसेज हमने दी, जो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस का दर्जा मिला, ये बज़ाहिर दर्जा नहीं है, इससे बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। मैं आपको बता चलूँगी जिसमें कि ख़वातीन के लिए किस तरह की सफरी रसाई है, बच्चों के लिए, ख़ुसूसी अफराद के लिए कितने रूट्स चलाए जा रहे हैं, क्या औकात कार हैं, 16 घंटे की सर्विस है, हम 158 अच्छा उमर साहब बेहतरीन हो गया, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। अब चूंकि इतना कमाल हो चुका है तो आप बताइएगा बाकी शहरों में भी कोई खास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है नहीं, BRT नहीं, एलिवेटेड ट्रैक्स नहीं, तो फिर भी इस तर्ज के कुछ मंसूबे आ सकते हैं पेशावर के अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में, या आपको लगता है और कहीं कोई ज़रूरत नहीं है इस किस्म के किसी प्रोजेक्ट की? पेशावर की आवाम जो है उसका इस सर्विस पर जो एतमाद है, उस सर्विस पर की जो पजीराई हासिल हुई पेशावर की आवाम को, और पेशावर की जो आवाम है वो खुद जो है इस सर्विस से बेहद खुश हैं। और मैं आपको बता चलूँ कि रवां साल में हमने 86 मजीद बसेस का जो है वो ऑर्डर दे दिया है और रवां साल में वो पेशावर में पहुँच जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो उसके साथ साथ मजीद रूट्स भी फाल किए जाएंगे ताकि पेशावर के हर इलाके तक इसकी जो है वो रसाई को आसान रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। मजीद मैं बता चलूँ कि BRT पेशावर के फ़ेज़ 2 के ऊपर जो है वो काम चल रहा है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है ताकि इसका दायरा कार को मजीद वसी किया जाए। और इस मुस्तकबिल में आप देखेंगे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल प्लान्स में शामिल है कि BRT जैसे प्रोजेक्ट्स को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में इसको चलाया जाएगा, बनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हुकूमत पाकिस्तान का विजन है कि लोगों को बेहतरीन, आसान और माहौल दोस्त जो है वो सफरी सहूलत जो है वो मैसर आ सके। थैंक यू खान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। और आपको पता ही है बॉक्सिंग की दुनिया में पाकिस्तान माशाल्लाह छाया हुआ है और एक और टैलेंट से हमने आपकी मुलाकात करानी है। और पाकिस्तान और भारत किसी भी मैदान में आमने सामने आए तो फिर सारी दुनिया की नजरें उसी तरफ उठ जाती हैं, इनफैक्ट उठ के जाती हैं, जम जाती हैं। और इस बार नजरें होंगी जी दुबई में, ये मुकाबला होगा और ये होगा 26 फरवरी को। सो नॉट टू मेरा ख्याल है 3-4 दिन बाद ये होगा। पाकिस्तान के बॉक्सर है जी सिकंदर अब्बासी, उनका मुकाबला भारतीय बॉक्सर लाल सिंह, नहीं मैंने लिखा था, एक मिनट में आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं। लाल रिन संगा। अच्छा खैर आपको समझ आ गई है, ये ले जी तस्वीर भी हमने सामने रख दी है, लाल रिंग संगा और इनका सांगा सिकंदर अब्बासी, इनका आपस में मुकाबला होगा। और बता दें आपको कि सिकंदर अब्बासी जो है मुल्की सतह पर कई कामयाबियां समेट चुके हैं और ये पहला मौका है इनका कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे। सिकंदर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। नेक तमन्नाओं का इजहार तो हम कर ही लेंगे, लेकिन सिकंदर वेलकम टू जियो पाकिस्तान। भाई पूरी दुनिया से आपका तारुफ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान से आपका तारुफ हो रहा है, आपके लिए बहुत ढेर सारी गुड लक, लेकिन तैयारी कैसी है ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू भाई, आपने मुझे इनवाइट किया, आप प्रमोट कर रहे हैं, इतना आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की तैयारी है, बहुत मेहनत की मैंने और मेरे कोचेज़ ने, मेरे जो कोच है और मेरे प्रमोटर शारिक नज़ीर, मेरे कोच वकार हैदर, इन्होंने बहुत ट्रेन किया मुझे और इंशाल्लाह
अच्छी तैयारी है और मुकाबला टफ होगा और इंशाल्लाह विन करके आएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस है सिकंदर आपके साथ। बहुत से आपसे पहले भी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल एरिना में जो कम्पीट करते हैं, कभी कभार उनकी ऐसी शिकायत होती है कि हमारी जो ट्रेनिंग थी और जो सहूलियात थी वो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक शायद नहीं थी। तो लेकिन आपका तो ये पहला तजुर्बा है, तो आपके जो कोचेज़ हैं उन्होंने आपको उसी तरह ट्रेन किया है जिस तरह बाहर एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस लेवल की ट्रेनिंग होगी तो इंसान जीतेगा? प्रोफेशनल में ऐसा होता है कि आपको फ़ाइट का तकरीबन 1 मंथ पहले ही बता देते हैं, 1 मंथ पहले या इससे भी पहले आपको पता चल जाता है। फ़ाइट आप लोगों की डन हो जाती है। जो प्रोमोटर होते हैं वो आपस में तय कर लेते हैं भाई ये फ़ाइट होगी, इस बंदे की इतने राउंड की फ़ाइट होगी, तो हम लोगों को बता दिया जाता है भाई आपकी फ़ाइट इस बंदे के साथ। और नेट के ऊपर हमारा रिकॉर्ड होता है, जैसा मेरा भी जो रिकॉर्ड है 9 रिकॉर्ड है, मेरी टोटल फ़ाइट्स 9 है और मेरी सारी फ़ाइट्स यूट्यूब के ऊपर है। आप गूगल पे भी सर्च करें उस पर भी आ जाती है। तो हम लोग जो ओपोनेंट होता है उसको हम लोग सर्च करते हैं और उसके मुताबिक ही ट्रेनिंग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैंने उसको काफ़ी जज किया और उसकी टेक्निक वगैरह काफ़ी मैंने देखी और उसी के मुताबिक ट्रेनिंग किया। तो यहाँ जो आपके ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, जो तैयारी होती है, आप मुतमईन हैं उसके स्टैंडर्ड से? एज इन दुनिया भर में जितने जो बॉक्सर्स कम्पीट करते हैं इंटरनेशनली, आपको लगता है कि हम सहूलियात को लेकर या ट्रेनिंग अपने कैंप्स को लेकर या अपनी दीगर चीज़ों को लेकर, डाइट हो गई और ज़्यादा बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम इंटरनेशनली किसी भी बॉक्सर से कम्पीट कर सकते हैं इन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ? देखिए, इसमें जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं तो उसके मुताबिक ही आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, उसके मुताबिक आपको डाइट लेनी पड़ती है, सारी चीज़ें उसके मुताबिक। फिर आपको पता है कि हमारे मतलब जो कंट्री है इसमें स्पोर्ट्स को कितनी तवज्जो दी जाती है, ये आप बेहतर समझते हैं। मैं स्पोर्ट मैन हूँ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो कंट्री है इसमें सिर्फ क्रिकेट के सिवा मतलब अभी तक कोई गेम सामने नहीं आई। हॉकी जो हमारी नेशनल गेम है उसका तो हमें नाम और निशान ही नहीं है इस पूरे इस टाइम वर्ल्ड में। और बॉक्सिंग आप कह सकते हैं कि इस टाइम बॉक्सिंग में तो हम तवक्को कर रहे हैं वसीम बेहतर होगा। मतलब सब कुछ छोड़ दें सिकंदर, आपसे तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी है हमारे पास बॉक्सर में और भी बड़े बड़े नाम हैं। अब सिकंदर, बॉक्सिंग में हम तवक्को कर रहे थे कि कुछ ज़रा तवज्जो दी जा रही होगी, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ खास। बिल्कुल भी इस साइड पे अभी भी मतलब ये जो हमारा इवेंट है इस पे भी हमारे साथ बिल्कुल भी कोई मतलब किसी बंदे ने अप्रोच नहीं किया, किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया हमारे साथ गवर्नमेंट लेवल पे। खर्चा वर्चा कौन उठा रहा है फिर सारे बाहर जाने का और ये सब कुछ होने का? जी, ये जो इंडियन प्रोमोटर है इकबाल साहब, शायद उन्हीं का ग्रास फुट प्रमोशन है, बॉक्सिंग प्रमोशन दुबई की, और ये सारा ऑर्गेनाइज उन्होंने ही किया है और वही सारा एक्सपेंडिचर मतलब कर रहे हैं। ये हमारे जो प्रोमोटर हैं शारिक नज़ीर, उन्हीं के साथ उनका कांटेक्ट हुआ, फाइट्स डन हुई, सारा मतलब जो भी फाइटर्स की बातचीत थी वो सारी उनके साथ ही तय होती है। हमारा वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट, पहले हमारा जी बड़ी अच्छी इंसाइट भी आप दे रहे हैं। आप जल्दी से ये बता दें कि पहला मैच जो कि इंटरनेशनली आपका होगा और वो भी इंडिया के ख़िलाफ़, तो इसका प्रेशर पाकिस्तान में एक अजीब लेवल का ही एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को आप किस तरह देख रहे हैं? इनफैक्ट आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जैसे आपकी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो उनका क्या कहना है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच किसी स्पोर्ट में भी हो तो वैसे ही बहुत बड़ी चीज़ बन जाता है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जिसको भी मतलब पता चला या जिसको मैंने बताया कि मेरी फ़ाइट है इंडिया के साथ, तो उसके मुंह से यही जुमला निकला कि यार ये फ़ाइट हार के नहीं आनी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह नहीं हार के आऊँगा। असल जो मेरी जो फ़ाइट है वो जो मेरा ओपोनेंट है वो नॉन मुस्लिम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ऑनियर ये बात कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी डर नहीं है और ना ही टेंशन है कोई कि मैं फ़ाइट हार जाऊँ, क्योंकि मुझ में जो जज्बा ईमानी है और मुझे जो सब पूरे पाकिस्तान की दुआएं, मेरी ट्रेनिंग है। अच्छा, हम जो और पोस्टर देख रहे थे सिकंदर, इसमें और भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये पूरा कंपटीशन है, या सिर्फ आप ही हैं पाकिस्तान से, या आपके अलावा और भी बॉक्सर्स हैं जो इंडिया के और बॉक्सर्स से कम्पीट करेंगे? नहीं, ये टीम है होगी हमारी। कितने लोगों की टीम है? जब पूरा मैच होगा एक हम लोगों की 7 बंदों की टीम है और 6 मेल फाइटर्स हैं और 1 फीमेल फाइटर है। अभी उसमें से तकरीबन 6 फाइट्स होंगी टोटल।
यानी कि आप लोगों की 7 लोगों की टीम है जिसमें 6 मेल फाइटर्स हैं और 1 फीमेल फाइटर है, और इसी तरह से इंडिया की एक टीम है। ये पूरा क्या इसमें जो टोटल कैलकुलेशन होगी ये टीम पॉइंट्स पे होगी या इंडिविजुअल हर फाइट का फैसला होगा? हर फाइट्स क्या होता है ना, प्रोफेशनल में आपको ये कोई टूर्नामेंट नहीं है। सही है। बेसिकली ये प्रोफेशनल में एक ही फाइट होती है आपकी, और तकरीबन वो आपकी 4 राउंड की, 6 राउंड की, 8 राउंड की। अब मेरा और यामीन खान जो है, हम दोनों का मेन इवेंट है। यामीन खान की 8 राउंड की फ़ाइट और मेरी 6 राउंड की फ़ाइट है, तो हर फाइट का अलहदा से फैसला होता है। मोहम्मद सिकंदर अब्बासी, आपको और हमारे जो दीगर पाकिस्तानी फाइटर्स जा रहे हैं एज ए टीम, ये उतरने जा रहे हैं, और खासतौर पे जो सिंगल फीमेल फाइटर भी हैं उनको तो बहुत ज्यादा नेक तमन्नाएं हमारी तरफ से। बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। और अब हम आपसे तब बात करेंगे जब इंशाल्लाह आप जीत के वापस आएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू। So this is going to be, you know, एक टीम सी, वैसे तो फैसला हर फाइट का इंडिविजुअल होना है, लेकिन एक टीम सी बना दी है। So it is going to be a, you know, a series of fights, India versus Pakistan. Interesting. So if you live in Dubai और surroundings, तो आप देख सकते हैं जाके। इंटरेस्ट खास तौर पे जब ये एलिमेंट बीच में आ जाए तो आपको पता है कि लोगों का इंटरेस्ट कहाँ तक पहुँच जाता है। मतलब हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। So of course we'll keep you posted कि इधर क्या हो रहा है। चलें, ब्रेक ले रहे हैं अभी हम। जनाब ब्रेक तो लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना है कि जमात अहले सुन्नत के बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के ईसाले सवाब के लिए सालाना आलमी यौम ख़तीब आज़म जुमा 18 फरवरी को, यानी जो जुमा गुजरा है उसको मनाया गया। और मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी के अक़ीदतमंद दुनिया भर में रजब के तीसरे जुमे को आलम यौम ख़तीब आज़म मनाते हैं। आलमी यौम ख़तीब आज़म और मरकज़ी इज्तिमा जामे मस्जिद गुलजार हबीब गुलिस्तान उकाड़वी और सुलझ बाज़ार कराची में हुआ। मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी के फ़र्जंद अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी भी इस मौके पर मौजूद थे। और सो दैट वाज़ द अपडेट, हमने सोचा आपको बता दें। सो आपको पता ही है कि तालीम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है कोविड ने, लेकिन साथ ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की हैं। सो आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अच्छा जी आब्दी साहब, तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी जो है ख़ुसूसन पेंडेमिक के बाद एक मुख्तलिफ दुनिया जो है वो देखी जा रही है। अब हम ये नोटिस कर रहे हैं द वर्ल्ड हैज़ चेंज। तो इन हालात में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किन शोबों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए ताकि ना सिर्फ उन्हें बेहतर रोज़गार मिले बल्कि वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में भी भरपूर किरदार जो है वो कर सकें, एंड ऑल्सो बाकी दुनिया के साथ भी चल सकें। तो लिहाजा बाकी दुनिया में क्या इस वक्त पढ़ा जा रहा है और क्या स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को करनी चाहिए? आप लोगों को स्मार्ट सिटी इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अर्बन डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हाईवेज़ एंड रोड इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टूरिज़म एंड हॉस्पिटलिटी के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, आपको एनर्जी इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रेलवे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मरीन एंड शिपिंग एंड कंटेनर के पोर्ट शिपिंग की इंजीनियर्स स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इन तमाम स्पेशलिटीज़ और नीश एरियाज़ में महारत चाहिए होगी और इसके इंतहा से ज़्यादा मौक़े होंगे। ये नहीं कि आपको अच्छी नौकरियां भी मिलेंगी, आप मुल्क के साथ उसकी डेवलपमेंट में, इकनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा भी ले सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि बेतहाशा डिमांड होगी अगर हम इन कोर्सेज़ को करने के बाद पाकिस्तान वापस आए। थैंक यू आब्दी साहब। मतलब आपने वो चीज़ें बता दी हैं जो नहीं पता होती यूजुअली लोगों को, और आपको जहमत देने का और आपको यही मकसद होता है बुलाने का कि वो चीज़ें पता लगें लोगों को, नौजवानों को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, जिसपे वो महारत हासिल करती है। कि एक बड़ा क्या होता है जी, डॉक्टर बन जाओ, मतलब लेकिन स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ में करने ज़्यादा और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। कौन सा होता है फेवरेट? इंजीनियर। डॉक्टर एंड इंजीनियर से दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आई मीन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। एनीवे, अच्छा जी क्वीन तो बीमार है, लेकिन बीमारी में एक सदमा भी है। मेरा तो ख्याल है सदमा से बीमार हो गई है। चलें बताएं आपको क्या सदमा है। और बरतानवी शाही खानदान को लपेट में ले रखा है और बरतानवी अवाम शाही खानदान से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। मामला ये है कि शहजादा एंड्रयू, प्रिंस एंड्रयू जो हैं
उन पर एक खातून जिनका नाम है वर्जीनिया जेफरी, उन्होंने जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया है। शाही ख़ानदान ने ये मामला अदालत से बाहर तय कर लिया। ऑब्वियसली अदालत में जाते तो शायद कोई जेल शेल हो जाती इन्हें, लेकिन जो इस पर रकम खर्च हुई है उसे सुनकर बरतानवी अवाम जो है वो सख्त नाराज़ हैं। और इस खातून से ये मामला जो है, सुन ले ज़रा, 1 करोड़ 20 लाख पाउंड्स यानी तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ रुपए में तय किया गया है। इस पर हम पॉज दे रहे हैं। ये वही नहीं है स्कैंडल जो बिल्कुल जो बहुत दूर से चला हुआ है सारा, हाँ, जो सारा वो आइलैंड था और वो जेफरी एप्स्टीन से स्टार्ट हुआ है वाला मामला, जिस पे नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी पूरी बहुत लोगों के सीरीज नाम आए थे और इनकी तो खैर तस्वीरें भी थी कुछ, हाँ, कि भी उस आइलैंड पे जाते थे और वहाँ पे जरा बहुत ही कम उम्र, अपेरेंटली ट्रंप भी जाते थे और क्लिंटन भी गए हुए हैं और काफी उनकी दोस्ती थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा एंड्रियो ममलकत बरतानिया की जानिब से तस्फिये के लिए शदीद इन पर दबाव था और वो चाहती थी कि मामला अदालत में ना जाए। अब सब तय तो हो गया है, लेकिन बरतानवी अवाम काफ़ी गुस्से में है क्योंकि रकम ताजे बरतानिया कौमी ख़जाने से अदा करेगा जो बरतानवी अवाम का पैसा है। मुर्तज़ा अली शाह जो हमारे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन है और वो ज़रा गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पर भी। मुर्तज़ा से जब हमने ये पूछा कि शहजादा एंड्रियो बुनियादी तौर पर ये मामला है क्या, जिसकी तफसील मुर्तज़ा ने हमें बताई है, जिसको सेटल करने के लिए इतनी बड़ी रकम की जा रही है, तो मुर्तज़ा ने, इन केस यू डोंट नो, मुर्तज़ा का ये जवाब सुनिए। प्रिंस एंड्रयू के ऊपर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने गिज़लैन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन के साथ जो बहुत बड़े बिलियनर एक इन्वेस्टर थे उनके साथ मिलकर वो मुख्तलिफ ऐसी पार्टीज़ अटेंड की जहाँ पर जो जेनिफर है उनके साथ न सिर्फ लंदन में उनके साथ ज़्यादती की बल्कि उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ जो आइलैंड्स थी वहाँ पर भी और अमेरिका में भी वो इस अमल में शामिल रहे। ये था उनके ऊपर एलिगेशन। ये एलिगेशन बहुत तकरीबन 2008 के बाद पहली बार सरफेस हुए जब जेनिफर ने सबसे पहले वो बुनियादी इल्ज़ामात लगाए कि उनके साथ ज़्यादती और उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए। प्रिंस एंड्रयू ने इन सारे इल्ज़ामात का उन्होंने इनिशियली उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने एक BBC को बड़ा मशहूर इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऐसे किसी अमल में जो जेनिफर की जो टेस्टिमनी है वो गलत है, वो बेबुनियाद, और ये कि वो ऐसे किसी काम का कभी सोच भी नहीं सकते जो जिस नेचर के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने इनिशियली ये कहा था कि वो इस केस में वो जाएंगे, वो स्टैंड लेंगे और अपने ऊपर इल्ज़ामात को गलत साबित करेंगे। लेकिन जिस तरह की कवरेज बरतानवी मीडिया में होना शुरू हो गई थी, जो रॉयल फैमिली थी उनको भी अंदाज़ा था कि प्रिंस एंड्रयू की जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, और यही वजह थी कि उनको मुख्तलिफ जो रॉयल ड्यूटीज़ थे उससे उनको पिछले कई सालों से मुकम्मल तौर पर अलग करके आउटकास्ट कर दिया गया था। और चूँकि इसकी कवरेज इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, यहाँ पर ख़ास तौर पर जो टैबलॉइड मीडिया है हेडलाइन उसकी उन खबरों की छप रही हैं जिससे जो रॉयल फैमिली को उनको ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। और अगर ये सेटलमेंट प्रिंस एंड्रयू ना करते और अगर वो स्टैंड लेते जिसमें उनको क्रॉस एग्जामिनेशन होती, तो रॉयल फैमिली की असेसमेंट ये थी कि उनको बहुत इररिपेरेबल डैमेज होगा और प्रिंस एंड्रयू वो जो वकीलों के जो सवालात हैं उनको है नहीं कर सकेंगे। अच्छा, बहुत जगह पे ये कहा जाता है जब सेटलमेंट होती है तो वो एक इकरार भी होता है कि यस हमने ये किया है लेकिन वी डोंट वांट टू टेक इट अप, तो हम बाहर ही सेटल कर देंगे, तो वो एक एडमिट भी कर रहे होते हैं कि ऐसा हुआ था। अच्छा जी, मुर्तज़ा से जब हमने ये सवाल किया कि शहजादा एंड्रयू की अपनी कमाई ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये रकम जो ब्रिटिश क्राउन है वहाँ से ही जानी है, तो क्या बरतानवी अवाम समझते हैं कि ब्रिटिश क्राउन को ये रकम दे देनी चाहिए या शहजादा एंड्रयू को उन्होंने जो किया उनको ज़ाती तौर पर भुगतना चाहिए? तो मुर्तज़ा ने हमें ये जवाब दिया। जो सेटलमेंट हुई है वो 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान है, जिसमें एक तरफ जेनिफर और दूसरी तरफ प्रिंस एंड्रयू हैं, लेकिन इसमें रॉयल फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। चूँकि जो रॉयल फैमिली की तरफ से इस बात की तस्दीक हुई है कि मलका बरतानिया को भी जो तकरीबन 14 मिलियन पाउंड की अमाउंट है उसका एक बड़ा हिस्सा वो भी देने का इरादा रखती हैं। वो अपने बेटे को बेल आउट करना चाह रही हैं इस केस में, लेकिन अब इसको रोकने का कोई तरीका इसलिए नहीं है कि ये क्वीन के पास ये इख्तियार है कि वो उनके पास जो पैसे हैं वो उसे जहाँ भी खर्च करना चाहें। लेकिन जहाँ पे उनके लिए मसला ये है कि ये सारे जो बरतानवी अवाम है वो अकाउंटेबिलिटी पर यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि ये उनका पैसा है जो दिया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ पिटीशन शुरू हो चुकी हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, और जो रॉयल फैमिली है वो अंडर स्ट्रेस है, अंडर प्रेशर है। अमाउंट बहुत बड़ी है, अमाउंट ऑफ व्हाट जिसने जो किया उसको भुगतना चाहिए, वैसे उसको खुद ही भुगतना चाहिए मनी, तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। और लेकिन अभी उन्होंने क्लियर कर दिया कि क्वीन एक मेजर चंक उसमें से बर्डन का बर्दाश्त करेंगी पैसों का। So that is it. Have a great day. See you tomorrow. Stay safe, wear a mask.